नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हम उस समस्या की बात करेंगे जिससे सारी दुनिया इस समय पीड़ित है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को लेकर स्टडी की गई जिसमें यह पाया गया कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दोनों वैक्सीन लगा चुके लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन करने में सक्षम है। लेकिन अब दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के साथ कहीं लोग नए आने वाले डेल्टा वेरिएंट से भयभीत हैं, तो कहीं डेल्टा और अल्फा में एक कंपैरिजन है। इसको लेकर अटकलें हैं, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भ्रांतियां हैं। कौन सा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, ये लोग अब सीधे रिसर्च करते हैं, पूछते हैं। तो आज हम इस विषय पर एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं के साथ जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपेश मस्के साहब, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जितनी जानकारियां जुटाई जाएं उतनी कम लगती हैं, क्योंकि एक वेरिएंट के बारे में आप थोड़ा पढ़ें समझें, एक अगला वेरिएंट आ जाता है, नए नए वेरिएंट आ जाते हैं, कप्पा वेरिएंट तक की बात चल पड़ी। लेकिन इस समय हम बातचीत कर रहे हैं अल्फा, और अल्फा के साथ साथ एक और वेरिएंट जिसको लेकर पिछले कई दिनों से एक बड़ा डर रहा, डेल्टा। इन दोनों के बारे में बताएं, क्या फर्क है इसमें और कौन सा ज्यादा खतरनाक है? इसको देखिए, ये जो प्रश्न आप बता रहे हैं इसमें एक्चुअली सीधी ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है जी। एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। आपको इस तरह से समझना चाहिए, जैसे जैसे वायरस ओवर द टाइम क्या कर रहा है कि म्यूटेट होते जा रहा है। आरएनए वायरस का खासियत रहता है कि जब ये मल्टीप्लाई करता रहता है, जितने ट्रांसमिट होते जाते हैं, ये म्यूटेशंस होने के संभावना रहता है। तो म्यूटेशंस होने के समय में क्या चीज होता है, कभी कभी वायरस हाईली एकदम फैलने वाली स्थिति होता है, हाईली ट्रांसमिटेबल, जैसे डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट कंपेयर टू अल्फा वेरिएंट हाईली 10 टाइम्स मोर ट्रांसमिटेबल है, मानी इसका 10 टाइम्स ज्यादा फैलने का ये रखता है पावर। बट एट द सेम टाइम ये वायरस में देखा जाए कि जितना ज्यादा ट्रांसमिशन वायरस होता है उतना वो विरुलेंस कम रहता है। ये बेसिकली ये रहता है। बट इस कोरोना में अभी ये नहीं बोल सकते कि उतना ही ट्रांसमिटेबल होगा, उतना ही हाईली विरुलेंट। अगर अल्फा और डेल्टा के वेरिएंट का आप बात करेंगे तो इसमें जो एक न्यूज आया है इंग्लैंड से कि डेल्टा वेरिएंट कंपेयर टू अल्फा वेरिएंट लेस विरुलेंट है, वो हो सकता है। बट हमें ये समझना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ जो डेथ हुआ है शुरुआती स्टेज में, एक केवल डेथ इस कारण से नहीं हुआ कि वायरस के कारण से, मल्टीपल कारण, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण से। शुरुआती स्थिति में हमें पता नहीं था कि कोरोना वायरस को कैसे इलाज किया जाएगा। बहुत सारी दवाइयां ट्राई किया गया, बहुत सारी दवाइयां फेल हो गया है। बाद में पता चला कि हमें स्टेरॉइड काम करता है, बाद में हमें चला कि टोसिलिजुमैब काम करता है। ओवर अ टाइम धीरे धीरे डॉक्टर्स समझने लगे कि इलाज में बेहतरीन केयर से बेटर आउटकम होता जाता है। तो ओवर अ टाइम एक साल के शिफ्ट में क्या हुआ है, विद बेस्ट सपोर्टिव केयर मोर्टेलिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर हम यूरोप की बात करें और इवन इंडिया की भी बात करें तो ओवरऑल देखा जाएगा तो मोर्टेलिटी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो डेल्टा वायरस का अगर ब्रिटिश डेटा को हम मद्देनजर में रख के बताएं तो उसका मोर्टेलिटी रेट 0.25% है, जबकि अल्फा वेरिएंट का उस समय 1.59% माना गया था। तो उस हिसाब से डेल्टा वेरिएंट लेस विरुलेंट है। बट हमें समझने वाली बात यह है जी कहें सर, कि अगर 1 लाख मरीज में इंफेक्शन होता है और 1.29% मोर्टेलिटी होता है, बट अगर वो 10 लाख में इंफेक्शन फैलता है तो 0.25% मोर्टेलिटी होने के बावजूद ही नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन आज की हमें समझना जरूरी है। आज की तारीख में ये मैंने कहा जैसे शुरुआती की कि बहुत ज़रूरी है कि आप केवल आपको क्या करना है आप इस पर फोकस करें। लेकिन ये आज के दौर की अच्छी या बुरी जो आप बात इसे कहें कि लोगों को वेरिएंट कौन सा है, कौन से वेरिएंट का ख़तरा ज़्यादा है, किस वेरिएंट का स्प्रेड ज़्यादा है, किस वेरिएंट का हमारे आसपास ज़्यादा प्रसार हो रहा है, इन सब के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, पढ़ते भी हैं। और कई बार ये अधूरी जानकारियाँ हार्मफुल होती हैं। हमारे आसपास अभी किस वेरिएंट को लेकर ज़्यादा खतरा है या हमें किस वेरिएंट से ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है?
अभी जो इसके जो स्केप्टिकल्स है जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में हो रहा है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, वो उससे हमारे में तीसरी लहर आने का एक संभावना दिख जा रहा है। बट अगर हम यूरोप की स्टडी करेंगे, इजराइल की स्टडी करेंगे, बेटर वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा पब्लिक में, तो इन्फेक्शन होने के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के बाद भी हम मोर्टेलिटी, कैटास्ट्रोफिक मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। इससे हेल्थ सिस्टम को भी लोड कम पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन में हम जरूरत करेंगे, कोरोना हैबिट्स को हम फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, ओवर क्राउडिंग नहीं करेंगे, हैंड हाइजीन मेंटेन करते रहेंगे, तो कोई भी वेरिएंट्स अगर भविष्य में आ भी जाएंगे हम उसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। वैक्सीनेशन की आपने बात की डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर के भी कई तरह की स्टडीज प्रतिदिन आती हैं, लेकिन हर स्टडी को समझ पाना नॉर्मली आम लोगों के बस की बात नहीं है। वैक्सीनेशन किन पर प्रभावी है, किस पर प्रभावी नहीं है, किस वेरिएंट पर कितना असरकारक है, उसमें कितना कारगर है, इसको लेकर के भी सवाल हैं। तो अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं डेल्टा और अल्फा, क्या वैक्सीनेशन जो अभी भारत में चल रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, वो पूरी तरह इफेक्टिवली इन पर काम करेगा? देखिए, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होगा, ये आपको जानना जरूरी है जी। अभी वैक्सीनेशन का मेन फोकस हमारे लिए दो चीजें, एक इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना, दूसरा सीवियर कोरोना निमोनिया और उससे होने वाली मृत्यु, उसको बचाना है। वैक्सीन लगाने के बाद ज्यादातर लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के बाद सीरियस निमोनिया होके मृत्यु नहीं हुआ है, वो बड़ा हमारे लिए बड़ा उपलब्धि है। आने वाले दिन में जैसे जैसे वेरिएंट्स आएगा, वैक्सीनेशन में मॉडिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है भविष्य में हमें बूस्टर डोज लगाना पड़ सकता है कि नए नए वेरिएंट्स को टैकल करने के लिए। बट अभी जितने भी वैक्सीन आए हैं वो इफेक्टिव है, उससे बहुत मात्रा में आपका मॉर्बिडिटी कंट्रोल कर पा सके हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस तरीके से चल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव से पहले हम एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगवा सकें, लेकिन इसमें लोगों की भ्रांतियां एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ी बाधा है। कई लोगों में ये फैल चुका है कि अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इस पर वैक्सीन कारगर नहीं है, चाहे आप कोई भी लगवा लें। उनको आप क्या कहो? देखिए, अभी अगर देखा जाए कि डेल्टा वेरिएंट अभी इंग्लैंड में काफी तेजी से फैल रहा है, बट उस कंपैरिजन में मोर्टेलिटी कम हो रहा है। ये अपने आप में साबित करता है कि वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, वैक्सीनेशन से काम हो रहा है। तो हम निश्चिंत होकर वैक्सीन लगाना चाहिए, इस भ्रांतियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और एक बात, देश के प्रधानमंत्री ने भी आज इस बात पर चिंता व्यक्त की। लास्ट डेज की तस्वीरें आपको भी डेफिनेटली मिली होंगी, जिसमें हम देख रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पर लोग अब इस मूड में आ गए कि थर्ड वेव से पहले ही अपनी पिकनिक मना लें, थर्ड वेव से पहले ही अपना सेलिब्रेशन कर लें, क्योंकि वो आएगी तो फिर बंद हो जाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री तक चिंतित हैं। आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए मोरल पॉलिसिंग खुद को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो और बाकी लोग, डॉक्टर्स लोग, हम अपील कर सकते हैं कि आप मेंटेन करिए। डिसिप्लिन खुद पब्लिक को ही करना पड़ेगा, तभी हम इस कोविड पैंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। आज की तारीख में जैसे हालात हैं, इसमें वैक्सीनेशन एकलौता सबसे कारगर तरीका है, लेकिन मास्किंग, डिस्टेंसिंग ये हम भूल रहे हैं, जबकि हर तरह वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको उसको फॉलो करना है। जी, इसके बारे में भी आप प्लीज, मैं चाहता हूं आप लोगों को बोलें। जरूर। देखिए, वैक्सीनेशन एक लेवल में कारगर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम कोविड प्रोटोकॉल्स हैबिट्स को अपनाएंगे, रेगुलर मास्क पहनेंगे, ओवर क्राउडिंग में नहीं जाना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करते रहना, अगर हम सेल्फ कॉन्शियस होके अगर हम सोचें कि भाई अगर मैं करूंगा तो मेरे से दूसरों को नहीं फैलेगा, या मेरे से होने वाले दूसरे लोगों को मोर्टेलिटी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली अगर हम सब पब्लिक जागरूक होके इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोविड का जो कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। आप सिंगापुर को देखिए, आप साउथ कोरिया को देखिए, जापान को देखिए, बहुत सारे कंट्रीज में देखिए, ये लोग पब्लिक इतना सीरियस है इस मामले में कोविड उसके लिए फॉलो करने के लिए। वहां आप देखिए केस बहुत कम है। डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड भी बहुत सारे केसेस आपके पास में पहुंचते होंगे। जिन वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, किसी खास वेरिएंट पे आपने देखा है कि पोस्ट कोविड ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, या ये किन्हीं दूसरे कारणों पर या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? पोस्ट कोविड दिक्कतें किन में ज़्यादा आ रही हैं, किस वेरिएंट में ज़्यादा आ रही हैं? ये
दोनों वेरिएंट्स में देखा जाता है मल्टी फैक्टर होता है, होस्ट वर्सेस वायरस। वायरस जो बॉडी में जो डैमेज करके जाता है उसको बॉडी कैसे टैकल और रिस्पॉन्स करता है वो डिपेंड करता है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, केवल वायरस वेरिएंट से नहीं डिसाइड होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि कोविड हुआ था, टीके भी लगवा लिए हैं, ठीक भी हो गए हैं, लेकिन अगर कोविड हुआ है तो इसके बाद अभी भी उनकी एफिशिएंसी वैसी नहीं रही, ना चलने की, ना दौड़ने की, ना काम करने की, और एलर्जी उनको बार बार होती है, और इस कदर होती है कि अगर आप उसकी दवा खाएं तो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। इसकी क्या वजह है? ये बेसिकली ये जो वायरस से का बॉडी के साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं, हाँ जी, इसको बोलते हैं कि रिकवरी नहीं आने में अभी तक क्लियर कट इसी कारण से नहीं पता चला है। अभी एक्चुअली बहुत सारे ट्रायल्स ऑब्जर्वेशंस विदेश में चल रहा है कि जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम लॉन्ग हॉलर्स बोलते हैं, लगभग 5% लोग जो है इवन 9 मंथ्स तक भी इनमें सिम्टम्स है, जैसे कि आपका फटीग होना, चेस्ट पेन, सांस फूलना, सिर दर्द, आपका मेंटल फॉगिंग, याददाश्त कमजोर होना, एफिशिएंसी कम होना हो रहा है। इसका एग्जैक्टली कारण क्या है अभी तक साइंस को पता नहीं चला है, रिसर्च चल रहा है। आने वाले समय में हम और क्लियरली इस बारे में पता लग पाएंगे। चेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा हर तरह के वेरिएंट का रहा है डॉक्टर साहब, और आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को ये बात समझाते होंगे कि उन्हें कोविड अगर हुआ है तो घर जाकर क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है, या कब कब उन्हें वापस से टेस्टिंग के लिए आना है। क्या आपको लगता है कहाँ कमी रह रही है? ये जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है, क्या इसमें लापरवाही भी कोई एक फैक्टर है, कोई कारण आपको नज़र आता है? पोस्ट कोविड कैसे हम अपने फेफड़ों को दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रख सकते हैं? इसके लिए बेसिकली पोस्ट कोरोना होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दवाई के अलावा इंपॉर्टेंट है आपको अपने पॉजिटिव थिंकिंग, गुड स्लीप, हाई न्यूट्रिशियस एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम हो गया, आपका मेडिटेशन। अगर ये सब चीज को हम होलिस्टिकली लिया जाएंगे तो बहुत सारा लोगों में हमने पाया गया कि रिकवरी जल्दी हो रहा है, उनमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स जल्दी खत्म हो रहा है। चलिए डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को लेकर। एक का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए उसकी जो संख्या है मृत्यु की ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन दूसरे की दर ज़्यादा है मृत्यु की। दोनों वेरिएंट अपने आप में खतरनाक भी हैं, लेकिन दोनों का तरीका एक ही है रोकने का कि आप वैक्सीनेशन कराएं और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको पता है 1.5 साल से, मास्क लगाना, दूरी रखना, उसका पालन करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ में बने रहेंगे। तो इस वक्त कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स को लेकर चर्चाएं हैं और कोरोना वायरस के ऐसे ही 2 वेरिएंट को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं और इन वेरिएंट्स में क्या फ़र्क है, कितना अंतर है, कौन ज़्यादा खतरनाक है। अगली वेव को लेकर जब अलर्ट पर सारा देश है, डॉक्टर्स हैं, पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, तब ऐसे में हमें किन बातों का ख्याल रखना है, किस वेरिएंट का खतरा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, इस पर हम बात करें। हमारे साथ में डॉक्टर दीपेश मस्के साहब हैं, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब एक बार फिर स्वागत है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप हम सब थर्ड वेरिएंट को लेकर, थर्ड वेव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, अलर्ट भी हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं। हम ये तो बताते हैं कि तैयारियां क्या हैं। क्या हम इस वक्त ये सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अगली वेव अगर कोई आएगी तो किस वेरिएंट की आएगी या किस वेरिएंट का ज़्यादा प्रकोप होगा? क्योंकि ये सवाल कई बार पूछते हैं लोग। देखिए, अभी थर्ड वेव का अगर हम इसका जो कोरोना का अगर हम नेचुरल कोर्स देखेंगे, जैसे अमेरिका में, आपका जैसे यूरोप में, ईरान में, बहुत सारे कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पर पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर, किसी में चौथा या पांचवा लहर भी आ रहा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो तीसरा लहर आने वाला निश्चिंत है। कुछ समय के बाद तीसरा लहर इंडिया में भी आएगा, इससे हम इसमें कोई दो मत नहीं है। बात है कि क्या हम तीसरी लहर के लिए कितना रेडी हैं। तीसरा लहर को अगर हमें सप्रेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें वैक्सीनेशन को का जो गति है उसको तीव्रता देना जरूरी है। हमें जितना जल्दी हो सकता है हमें इम्यूनाइजेशन का टारगेट 50% पॉपुलेशन से ज्यादा करना जरूरी है। टाइम पीरियड में विदिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमें करना जरूरी है। दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें एकदम पूर्ण तरह से फॉलो करना चाहिए। जो अनलॉक होने के बाद जो अभी आप देख रहे हो पब्लिक में ओवर क्राउडिंग हो रहा है, जगह जगह टूरिस्ट स्पॉट्स में जो हो रहा है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये गलत चीज है। इसमें हमें सख्ती दिखाना पड़ेगा और लोगों को भी अपना
सिविलाइज्ड नेचर दिखाने की जरूरत है कि भाई हम लोग एक सिविलाइज्ड कंट्री में रहते हैं, हमारा सिविलाइजेशन है, हम इसको मानते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा चीज क्या है कि हमें तीसरी लहर के लिए तैयारियां करना है, तो उसके लिए हमें एप्रोप्रिएट दवाइयों का स्टॉक्स रेडी करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन के बेड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर से हमें सीखना पड़ेगा। दूसरी लहर में हमने कहां कहां गलतियां किया। सबसे पहला तो हमने ये नहीं सोचा कि दूसरी लहर आ सकता है, इसके कारण से हमने सब छोड़ दिया, सब अनलॉक, पूरा अनलॉक कर दिया। सरकारी अस्पताल में जो बेड्स वगैरह उसको बंद कर दिया गया था, ऑक्सीजन सप्लाई में तैयारी नहीं किया। पर जैसे अचानक हमें झटके से दूसरी लहर को फेस करना पड़ा, तो मेडिकल सिस्टम को बहुत ज्यादा लोड पड़ा। एक्सेस डेथ इसलिए भी हुआ, टाइम में नहीं पहुंच पाए, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाएं नहीं मिल पाई, इसलिए हमारे में हो सकता है 30% एक्सेस डेथ उस कारण से हो रहा है। उस 30% एक्सेस डेथ को रोकने के लिए हमें अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा तीसरी लहर के लिए। उम्मीद करें कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम हो, आएगा जरूर, पर मेरा मानना है कि अगर हम इस तैयारी और इस सोच से आगे जाएंगे तो तीसरी लहर आने के बाद भी वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा जितना वो दूसरा लहर से होगा। चाहे वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कोई भी आप जाएगी, डेल्टा आए या डेल्टा प्लस आए या इवन लैम्डा और लैम्डा आए, मेरे को नहीं लगता है कि वो वेरिएशन से हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर हमें बेसिक मूलभूत आधार को हम फॉलो स्ट्रिक्टली करेंगे। वैक्सीनेशंस, आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स और प्रॉपर ट्रीटमेंट एट एप्रोप्रिएट टाइम। बहुत सही बात है आपने की। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स पालकों को, मतलब पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर थर्ड वेव स्ट्राइक करती है तो इसका असर बच्चों पर हो सकता है, क्योंकि वही इस वक्त वैक्सीनेशन के दायरे से बाहर हैं, उनको वैक्सीनेशन अभी दिया भी नहीं जा रहा। आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे, किन चीज़ों पर बारीक नज़र वो रखें, किन सिम्टम्स के ऊपर, क्योंकि वो कभी भी आ सकती वेव, कहाँ से शुरुआत होगी, किस परिवार, घर, मोहल्ले से होगी, किसी को पता नहीं। तो आप पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? इसमें देखिए वही चीजें, घर पे जो लोग हैं, बच्चों को भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के बारे में सिखाना पड़ेगा। बच्चे खेलने जाते हैं, मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरा चीज, कोई भी लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार, अगर कुछ भी लक्षण आए तो तुरंत कोरोना का जांच कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि टाइमली डायग्नोसिस हो जाएगा, टाइमली ट्रीटमेंट भी हो सकेगा। दूसरा, अगर घर परिवार में किसी को कोरोना है तो उसको तुरंत अपने आप को आइसोलेशन में रखना है, ताकि दूसरों को ये इन्फेक्शन परिवारजन में न फैले। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम में हम इनको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हर पेरेंट्स को हम जब भी आएंगे हम यही सलाह देते हैं कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना है। अगर कोई भी लक्षण आता है, कोरोना का कोई भी बुखार आता है, सर्दी खांसी वगैरह होता है, तो कोरोना का जांच जितना जल्दी हो सकता है आप करा लीजिए। बच्चों को क्या हम कुछ खास, या थर्ड वेव से पहले लोगों को कुछ खास खाने पीने की सलाह दे सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था सेकेंड वेव के, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सेकेंड वेव के एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहिए। सेकेंड वेव के पहले हमने देखा कि कई सारे लोगों ने बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और विटामिन सी, स्पेशली जिंक स्पेशली खाना शुरू किया था। तो क्या ऐसा कुछ लेना फीजिबल है, ठीक है? देखिए, अभी तक अगर हम स्टडी की बात करें, एविडेंस से बात करें, तो कोई भी इस तरह का खाने से कोरोना से बच सकते हैं, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। मेरा तो हमेशा ये रहेगा, अच्छी नींद, अच्छा आहार और अच्छा एक्सरसाइज। अगर हम तीन चीज को फॉलो करेंगे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, चलिए, आई एम श्योर कि आपकी बातें लोगों को ज़रूर अपील करेंगी, लोग समझेंगे इस बात को कि डॉक्टर साहब ने जिन तीन बातों का कहा है, एक वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी कराना है। नंबर दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, वही मास्क, डिस्टेंसिंग, हाथों को लगातार धोते रहना और आइसोलेशन का ख्याल रखें अगर जरा भी संक्रमण दिखता है। पेरेंट्स जो है बच्चों को लेकर अभी से अलर्ट रहें, जितना जल्दी और सटीक इलाज मिलेगा आप गंभीर परिस्थितियों में जाने से बचेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इन सारी जानकारियों के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।